ठीक। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल बल तथा गति के नियम। इसमें हम लोग बल की परिभाषा को जान चुके हैं और बल के प्रभावों को भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आती है गैलीलियो के द्वारा एक किया गया एक एक्सपेरिमेंट जिसको भी हम लोग समझ चुके हैं। और उसके बाद गैलीलियो के बाद आता है न्यूटन। और न्यूटन के विषय में बताए थे कि न्यूटन ने गति से संबंधित 3 प्रकार के नियम बताए और उसका स्टेटमेंट भी बता चुके हैं। तो आज हम लोग क्लास में न्यूटन के गति के नियम को विस्तार से डिटेल से जानेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे और देखेंगे हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार इफेक्ट करता है, कौन कौन से ऐसे जगह है जहाँ पर हम लोग न्यूटन गति के पहले नियम को देखते हैं और किन प्रकार की घटनाओं को समझने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या कहता है न्यूटन के गति का पहला नियम? तो न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है तो वो एक समान विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी। और दूसरी ओर जब कोई वस्तु गतिमान कर रही हो, एक समान वेग से गतिमान कर रही हो, तो वो लगातार वही वेग से गति करता रहेगा जब तक कोई उसके ऊपर में बाहरी बल ना लगे। ठीक है, तो ये था हमारे न्यूटन के गति का पहला नियम का स्टेटमेंट, कथन। उसका क्या कहना है? तो इसमें 2 पार्ट है। पहला कि कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो वह तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक कि उसके ऊपर में कोई बाहरी फोर्स, कोई बाहरी बल ना लगे। और वो बल होना चाहिए असंतुलित, संतुलित नहीं, क्योंकि संतुलित बल लगेगा तो वो गति में नहीं आएगा। वहीं दूसरे पार्ट में कह रहा है कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वह लगातार गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स आकर उसे रोक ना दे। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बच्चे लड़के फुटबॉल खेला करते हैं, फुटबॉल को पहले रखता है, तो जैसे फुटबॉल को रखा तो क्या फुटबॉल अपने आप चलने लगेगी? नहीं, वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर में पैर से किक ना किया जाए, है ना। तो जैसे ही पैर से किक करेंगे वैसे वो फुटबॉल गति करने लगेगा। तो क्या उस फुटबॉल के ऊपर में अगर हम बल नहीं लगाते हैं तो कभी वो मोशन में आएगा, गति करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो विराम अवस्था में है। न्यूटन कहता है कि कोई बाहरी बल ना लगे तब तक वह रुका हुआ ही रहेगा। तो हमारा साइकिल बाहर में खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी, बाइक खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, यानी जो वस्तु जहां पर है वैसा ही वह रहना चाहेगा। ये न्यूटन कहता है अपने पहले पार्ट में। ठीक है, तो जैसे ही हम फुटबॉल के ऊपर में किक करते हैं तो हम हो गए बाहरी सोर्स, हम लोग हो गए बाहरी बल लगाने वाले, असंतुलित बल लगाने वाले, है ना। इसको अभी बताएं कि जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। तो बाह्य बल क्या होता है? फुटबॉल के ऊपर में हम किक कर दिए पैर से तो पैर के द्वारा लगाया गया बल हो गया बाह्य बल और असंतुलित बल। ठीक है, उसी तरह साइकिल को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? वो अभी रुकी हुई उसके ऊपर में चढ़ते हैं, पेडल मारते हैं, तो पेडल मारना हो गया बाह्य बल, असंतुलित बल। वो तब तक वो रुका रहेगा जब तक हम उसको पेडल ना मारे। ठीक है, वहीं दूसरा पार्ट में क्या कहता है कि कोई वस्तु तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर में बाहरी बल ना लगे, कोई रोकने वाला एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। ठीक है, उसी तरह अगर हम फुटबॉल को जैसे कोई एक खिलाड़ी किक करता है तो उसका सामने वाला खिलाड़ी, उसका साथी खिलाड़ी या विरोधी खिलाड़ी, उसके पास बॉल आता तो उसे रोकना है, तो क्या करेगा? उसके ऊपर में फोर्स लगा के पैर के द्वारा, तब वो फुटबॉल चलती ही फुटबॉल रुक सकती है। उसी तरह साइकिल में हम पेडल मारते पेडल अगर मानो छोड़ दें तो कुछ देर के बाद साइकिल रुक जाती है। रुकने का वजह क्या है? क्योंकि उसके ऊपर में बाहरी फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल क्या होता है कि जब भी कोई एक वस्तु उसी वस्तु के ऊपर में चलती है तो दूसरा वस्तु जिसके ऊपर में चल रही है उसको रोकने का कोशिश करता, विरोध करता उससे गति का। तो फुटबॉल का लगातार चलते चलते अचानक अगर कोई खिलाड़ी उसको ना रोके फिर भी वह रुक सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो जमीन जिसके ऊपर वो जा रही है, दौड़ रही है, वो जमीन उसको रोकना चाहेगा, पीछे की तरफ एक बल लगा है। उसी तरह साइकिल में अगर हम पेडल मारना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? वह रुक जाएगी। तो रुकने का रीजन भी यहाँ पर यही है कि यहाँ भी लगे एक बाहरी बल। अगर बाहरी बल ना लगे तो साइकिल चलती रहेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन रोकने वाला कौन है यहाँ पर? घर्षण बल। उसी घर्षण बल से संबंधित गैलीलियो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वहां भी घर्षण बल था, है ना, लेकिन बहुत कम, है ना। तो गैलीलियो ने क्या किया था कि आनत तल बनाया, उसके ऊपर से गोली लुढ़काया, है ना। तो धीरे धीरे उसका एंगल को कम करते गया। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो है लगातार एक अपनी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन जब उसके एंगल को कम कर दिया गया तो गोली लगातार चलता रहा, है ना। तो गैलीलियो ने कहा कि अगर हम इसके सरफेस को घर्षण रहित कर दें, मतलब जीरो फ्रिक्शन कर दें, तो क्या होगा?
वो गोली कभी नहीं रुकने वाली, वो चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, घर्षण बल तो लगेगा हर एक सरफेस पे, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, घर्षण बल लगने वाला है, इसलिए वो रुक जाएगी। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं या बैट बॉल खेलते हैं तो गेंद भी चलते चलते रुक जाते हैं, रुकने का कारण क्या है? घर्षण बल। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट, दो पार्ट में अलग अलग। पहला में क्या कहता है कि अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। ठीक है, इसके नियम को हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि जड़त्व क्या होता है। तो इसके स्टेटमेंट में हम ये देखें कि ये कह रहा है कि कोई वस्तु रुका है तो रुका हुआ ही रहना चाहिए। मतलब आम बात में इसको कहा जाए, साधारण से शब्द में कहा जाए कि रुका हुआ वस्तु रुका हुआ रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, एक समान वेग से सीधा चलता ही रहेगा जब तक बाहरी बल ना लगे। है कि किसी भी वस्तु का एक गुण होता है, एक टेंडेंसी होता है, जिसके कारण वो अपने अंदर में होने वाले परिवर्तन का वो विरोध करता है, रोकने का कोशिश करता है। वो चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहने दें। कहने का अर्थ क्या हुआ? कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा, कोई वस्तु चल रहा है तो चलता हुआ रहना चाहेगा। यानी न्यूटन का गति का नियम जो है वो जड़त्व का है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन उसको थोड़ा सा एंगल को चेंज कर दो तो तुम्हें जड़त्व का नियम समझ में आने लगेगा। तो क्या कहता है जड़त्व का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं? तो जड़त्व का नियम यही कहता है कि किसी भी वस्तु का वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी अवस्था में बने हुए रहना चाहती है। जैसे कि हम बताए थे कि हमारे बिल्लो रानी सोई हुई है तो सोई हुई रहना चाहेगी। नेहू साइकिल चला रही है तो चाहे कि साइकिल चलता ही रहे, रुके ना, है ना? नेहू बिल्लो बिल्लो तब तक सोई हुई रहेगी जब तक इसके मम्मी आके पानी ना डाल दे। क्या बिल्लो? हाँ, उठ जाती है, बड़ा उठ जाते हैं, मालूम है 11-12 बजे तक सोई रहती है। अगर कभी हम बोल दें कि सुबह में क्लास लेंगे तो सबसे पहले मुंह इसी का छोटा हो जाता है, सोच के क्या कर दिए भैया। हमको अलग से फोन करके बोलते भैया क्या कर दिए, उन्हें ना पाएंगे। तुम बोलती हो, मैसेज कर देते हो भैया उन्हें ना पाएंगे। खैर छोड़ो, बात दूसरी तरफ चल जाते हैं। तो जड़त्व के नियम में क्या बताएं कि किसी वस्तु का वह गुण, वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह अपनी अवस्था में बने हुए रहना चाहती है, अगर रुका हुआ है तो चाहेगा कि हम रुका हुआ ही रहे, वो अपने अंदर में परिवर्तन नहीं चाहता। मतलब वस्तु सुस्त होता, सिंपल में कहा जाए तो उसके अंदर में लेजीनेस आ जाता है। बैठा हुआ है तो बैठा हुआ रहना चाहेगा, और चल रहा है तो चलते, मतलब हमको डिस्टर्ब ना करो। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो न्यूटन के गति का यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे डेली लाइफ में यूज होता है और इस चीज़ को समझेंगे। तो हम पहले बता दिए कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी चीज़ हो हमारा एकदम डेली लाइफ से हमसे एकदम वाबस्ता है, हर पल हर सेकेंड। भले तुम उसको नहीं सोच रहे हो, नहीं देख रहे हो, हर समय में फिजिक्स लग रहा है। अब यहीं पर देख लो, तुम लोग यहाँ पर देख रहा है लाइट के कारण, तो लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा था तो फिजिक्स हुआ। मेरे बातों को सुन पा रहा है, साउंड एनर्जी तुम्हारे कानों तक जा रहा है एयर के थ्रू में, तो ये भी तो फिजिक्स हुआ, है ना? तो जो देख रहा है ना, हमारा आईज जो है रेटिना पर एक इमेज बना रहा है, वो चीज़ उसमें भी फिजिक्स है। तो हर जगह फिजिक्स है। पंखा घूम रहा है उसमें फिजिक्स है, लाइट ये बिजली है उसमें फिजिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम फिजिक्स से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं डेली। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है और अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और वह व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में है। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए, परंतु शरीर का अतिरिक्त भाग विराम अवस्था में ही रहता है, इसी के कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। एक एग्जाम्पल है कि जब हम किसी बस में ट्रेवल करते हैं तो बस अचानक अगर चलने लगता है तो क्या होता है कि हम पीछे की ओर एक झटका महसूस करते हैं, हम गिरने लगते हैं। बस जितना तेजी से चले उतना ज़्यादा हम झटका महसूस करेंगे, ऐसा होता है, हर किसी ने महसूस किया होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एक वीडियो को दिखाकर। तो फिर सिर्फ उदाहरण को पढ़ लेते हैं, वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा में है, अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाए तो वह व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा। जब बस चल रही होती है तो व्यक्ति भी गति में होता है, परंतु अचानक ब्रेक लगाने से बस की गति कम हो जाती है या रुक जाती है। इससे व्यक्ति के पैर भी विराम अवस्था में आ जाते हैं, परंतु उसका शरीर गति में ही रहता है, जिसके कारण व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल है कि गीले कपड़े को जब हम झाड़ते हैं तो उससे पानी की बूंदें अलग हो जाती हैं। उसी प्रकार अगर हम एक स्ट्राइकर से कैरम बोर्ड के गोटी को, छोटे कैरम को मारते हैं तो क्या होता है कि कैरम
एक कैरम नीचे से निकल जाता है, बाकी सब वहीं पर आ जाता है। तो अभी हम इसको वीडियो एनिमेशन में देखेंगे, उसके बाद एक जो है प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ऐसा होता है, पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अभी और सबको एक साथ में करेंगे, ठीक है। कारों में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने से लगने वाले झटके की वजह से गिरने से बचाती है, ठीक है। तो इन सभी उदाहरणों को हम वीडियो के द्वारा समझेंगे। तो चलो लगाते हैं अब इसका वीडियो। यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा समझने वाले हैं कि कोई व्यक्ति अगर बस में बैठा हुआ है, अगर बस अचानक से चले तो कैसे झटका महसूस करता है, अचानक रुक जाए तो कैसे झटका महसूस करता है, साथ ही अगर कहीं मोड़ पर वो घूमे तो हम किस प्रकार के झटका महसूस करते हैं, और यहाँ पर न्यूटन के गति का नियम किस प्रकार कार्य करता है, वो चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो साइकिल चल रही है, तो साइकिल में लगातार एक बल लगाया जा रहा है, किसके द्वारा, पैर के द्वारा उसके पेडल के ऊपर में बल लगाया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यह साइकिल गतिमान अवस्था में है ना। तो इसके कारण यह साइकिल गतिमान अवस्था में आ जाती है। तो इसको लगातार एक समान वेग से गति कराने के लिए क्या करना पड़ रहा है, लगातार उसके पेडल के ऊपर में बल लगाना पड़ रहा है। मान लो कि हम साइकिल में पेडल मारना छोड़ दें तो क्या होगा, साइकिल धीरे 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 क्या होगी, रुक जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर में घर्षण बल लग रहा है। कहाँ पर घर्षण बल लग रहा है, इसके टायर और सड़क के बीच में, है ना। तो सड़क क्या चाह रहा है कि वो टायर आगे ना बढ़े, तो घर्षण बल क्या करता है, किसी भी गति का विरोध करना चाहता है। मतलब वो अगर कोई वस्तु आगे की तरफ गति कर रही है तो वो हमेशा चाहेगा उसको पीछे की ओर फोर्स लगाकर हम उसको रोक दें, ठीक है। अगर मान लो घर्षण बल ना रहता तो साइकिल लगातार चलती रहती, चली जाती, जहां तक जाना होता जाती, कभी रुकती ही नहीं। तो घर्षण ही है जो उसको रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो, हाँ देखो, जैसे ही पेडल मारना छोड़ दिया तो साइकिल का पहिया देखो आगे घूम रहा था, मोशन में था, तो घर्षण बल ये पीछे की तरफ वर्क करेगा, है ना। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया इसको रोकने का। पेडल मारना भी छोड़ दिया है, तब क्या हुआ, साइकिल कुछ देर के बाद रुक जाती है, ठीक है। कैरम वाला बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये तो खैर क्लियर हो गया होगा। देखो, तो रुकने का कारण क्या हुआ, घर्षण बल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देख लिए, तो जिसका दोनों पार्ट को ध्यान रखना। पहला पार्ट क्या है कि वस्तु रुका हुआ रहेगा तो रुका हुआ रहना चाहिए, दूसरा गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगा। इसमें एक चीज और जोड़ लो जिसको हम कहते हैं, जब जड़त्व का बात करेंगे तो यहाँ पर तीन चीजों का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जड़त्व के बारे में क्या बताएं कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वैसे ही रहना चाहेगा, मतलब अपने अंदर में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा, ठीक है। जड़त्व में क्या होता है कि कोई वस्तु अपने अंदर में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। रुका है तो रुका हुआ रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलता हुआ रहना चाहेगा। साथ ही साथ अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को वो चेंज भी नहीं होने देता है, मतलब वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो चाहेगा कि मेरा डायरेक्शन भी चेंज ना हो। तो तीन तरह का यहाँ पर जड़त्व को देखा जाता है। इनर्शिया को तीन टाइप है। पहला क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको हम कहते हैं विरामावस्था का जड़त्व। दूसरा होता है गतिमान अवस्था का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं दिशा का जड़त्व। तीन तरह का जड़त्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया का अर्थ हो गया यहाँ पर जड़त्व, रेस्ट का मतलब विराम अवस्था। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कोई वस्तु रुका है तो रुका हुआ रहना चाहेगा, और उसके द्वारा हम कौन कौन से घटनाओं को समझ सकते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, तो यहाँ पर एक बस रहेगी और बस पर इसके सवारी चढ़ेंगे, ठीक है, और बस अचानक से चलना चाहेगा। देखो बस अभी जो है विराम अवस्था में है, सभी सवारी इसमें चढ़ गए सभी, नेहा, डोरेमोन, बिल्लो, अरमान, आतिफ सब चढ़ गया। हाँ, खड़ा रहना पड़ेगा, एक को खड़ा रहेगा, वो तोहिद नाम है ना, तोहिद को खड़ा रखेंगे ना। टॉपिक पहन के कोई आया, टोपी नहीं आया, अच्छा टोपी वाला आता है वो। हाँ देखो तो बस देखो अचानक से क्या हुई, गतिमान अवस्था में आ गई, है ना। तो जैसे ही गतिमान अवस्था में आता है तो ये व्यक्ति जो खड़ा है ये रट पकड़कर, वो पीछे की तरफ एक फोर्स महसूस करता है। देखना जैसे ही बस चलने लगेगी तो क्या होगा, पीछे की तरफ एक
फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है कि बस अभी स्टेशनरी है, मतलब अभी बस चली नहीं है। ठीक है, वो फिर बस अभी रुका हुआ है, बस स्टेशनरी कंडीशन में, मतलब विराम अवस्था में। तो हमारा बॉडी भी विराम अवस्था में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इस बस के साथ हमारा पूरा बॉडी अभी रेस्ट में है। ठीक है, तो बस के साथ कांटेक्ट में कौन है, हमारा पैर है बस के साथ कांटेक्ट में। तो जैसे ही बस चलेगी तो बस के साथ हमारा निचला हिस्सा पैर जो कांटेक्ट में, वो क्या होगा, इसके साथ मोशन में आ जाएगा, है ना। लेकिन हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या बोलेगा कि भैया हमको तो मालूम ही नहीं था, क्योंकि नीचे तो सटा हुआ है हमारा पैर बस के साथ, तो बस का जो सरफेस है हमारा पैर सटा हुआ है। तो बस गति में आई तो इसको पता चला, गति करने लगा इसके साथ, लेकिन हमारा ऊपरी हिस्सा इसको मालूम ही नहीं था। इसलिए क्या होगा, हमारा ऊपरी हिस्सा जड़त्व के नियम के अनुसार ये अपनी अवस्था में बना हुआ रहना चाहेगा। ये चाहेगा कि हम गति ना करें, है ना, ये रुका हुआ ही रहना चाहेगा। इसलिए जैसे ही हमारा ये अगला पैर, हमारा नीचे वाला जो पैर है बस के कांटेक्ट में रहता है, गति में आता है, और हमारा ऊपरी हिस्सा वैसे ही रहता, तो हम पीछे की तरफ इस तरह से झटका महसूस करते हैं, कुछ इस तरह। देखो झटका महसूस किया, है ना, कैसे आगे की तरफ पीछे तरफ, ऐसा क्यों हुआ, बस स्टार्ट हो गया तो हमारा पैर उसके साथ गति में आ गया, लेकिन हमारा सिर गति में नहीं आया, इसलिए हम पीछे की ओर झटका महसूस करते हैं, है ना। अब अगला कंडीशन हम देखेंगे कि जब बस अचानक से रुकती है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये तो मोशन वाला था, अभी देखो मोशन हो रहा, चल रहा है, देखो यहाँ बैकग्राउंड में देख सकता है कि पेड़ से पीछे जा रहा है, तो बस अभी चल रही। ठीक है, तो क्या होगा, अचानक से अगर बस ब्रेक मार दे तो क्या हो, हम आगे की ओर झटका महसूस करेंगे, है ना। जब बस अचानक से ब्रेक मारेगी तो हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। ट्रेनों में भी ऐसा होती है, ट्रेन रुकती है, अचानक ब्रेक लगती है तो देखना हम सीट की तरफ एक फोर्स महसूस करते हैं, अचानक से चले तब भी, और जब रुके तब भी फोर्स महसूस करते हैं। दूसरा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं इनर्शिया ऑफ मोशन को। मोशन का अर्थ हुआ गति, यानी कि जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो वह गतिमान अवस्था में चाहेगा कि हम लगातार गति करते रहे। तो बस चल रही, लेकिन अचानक से जैसे ही ब्रेक लगेगा तो इसके अंदर में जो पैसेंजर है वो क्या होगा, आगे की तरफ एक फोर्स महसूस करेगा। देखो, है ना, हेड जग्स फॉरवर्ड, ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर हम जड़त्व के दूसरे पार्ट को देखेंगे। पहला पार्ट में था कि रुका है तो रुका हुआ रहना चाहेगा, दूसरा में क्या था, अगर गतिमान अवस्था में है तो वह गति करता हुआ ही रहना चाहेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा बॉडी, पूरा बॉडी जो है बस के साथ मोशन में है, हमारा पैर भी, हमारा सिर भी, सब आ गया मोशन में। ठीक है, अब बाद में हमारा सिर को भी पता चल गया कि हाँ मेरा पैर गति कर रहा है, तो पैर और सिर तो दोनों मिला हुआ, मतलब हमको भी गति करना है, तो गति करने लगता है ना। लेकिन जैसे जैसे गति करते जाता है, अचानक से बस ब्रेक मारता है तो क्या होता है, सबसे पहले किसको पता चलेगा, पैर को पता चलेगा, क्योंकि पैर ही हमारे बस का सरफेस से कांटेक्ट में है। इसको पता चलेगा तो रुक जाएगा तुरंत, लेकिन यहाँ वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा को पता देर से चलेगा, है ना। इसलिए ये तो रुक जाएगा, लेकिन ये तो नहीं रुकने वाला, इसलिए हम आगे की तरफ इस तरह से झटका महसूस करेंगे और हम गिर सकते हैं। अगर कोई चीज़ को नहीं पकड़े हैं तो गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना कि जब भी ऐसा हो तो अपना खास ख्याल रखें, अचानक से ब्रेक नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो इसके द्वारा हम और चीज़ को समझें। ये तो बस वाली बात हुई, यहाँ पर दुर्घटना नहीं हो सकती है, कार में ऐसा क्या हो सकता है, बाइक में ऐसा क्या हो सकता है, वो चीज़ को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझेंगे। ठीक है, देखो ये चीज़ होगा क्लियर, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगला देखेंगे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखेंगे जड़त्व का तीसरा नियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं गति दिशा का जड़त्व। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि कोई वस्तु जिस दिशा में है वो अपने दिशा को मेंटेन करना चाहेगा, मतलब वो अपने मुड़ना नहीं चाहेगा वो चीज। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या देखेंगे कि वस्तु जिस डायरेक्शन में जा रहा, मतलब सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाना चाहेगा। जैसे अगर उसके अंदर में डायरेक्शन चेंज आए तो वो थोड़ा सा फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, तो ऐसे को हम कहाँ पर देख पाते हैं, तो वही बस वाला एग्जाम्पल लेंगे। अगर हम बस में जा रहे हो तो हमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, बताओ, एक सीधी रोड में कि एक मोड़ आएगा तब, एक मोड़ आएगा तब। हाँ देखो, ये महसूस करता है क्योंकि फौजी मोड़ से गुजरता है ना। अरमान घर जाता है ना तो वही गाना गाते हुए जाता है रोज, है ना। मैं निकला गाड़ी लेके आया है, नहीं लेकर आया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आज बोलेगा मैं निकला साइकिल लेके
अगर रास्ते पे फौजी मोड़ आया और वहां से हम गोड़ हाथ तोड़ लाया, ऐसा नहीं करना। देखो तो क्या होगा, यहाँ पर बस जा रही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सी सड़क है, जा रही आराम से, तो इसका दिशा डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन बस जैसे ही एक मोड़ आएगा वैसे ही इसके अंदर में बैठे पैसेंजर एक तरह का फोर्स महसूस करेगा। अगर तुम लोग ऐसा क्या हो तो बताओ कि किस तरफ व्यक्ति झुकेगा, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? अरे नहीं, न आगे झुकेगा ना पीछे, जिधर जिधर मोड़ है ना उसका उल्टा डायरेक्शन में। अगर बस अगर ऐसे जाके ऐसे मुड़ रही है ना तो हम ऐसे फोर्स महसूस करेंगे, है ना, बाहर की तरफ। हालांकि यहाँ पर एक चीज और आता है जिसको हम कहते हैं अप केंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है, लेकिन उसको तुम लोग हायर क्लासेस क्लास 11 में जाके पढ़ेगा, इसका आगे मोशन वाला जब पढ़ेगा तब वहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ रखो कि यहाँ पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लग रहा है। क्या कुछ बोला? देखो देखो वहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ था, पीछे जाते जरा। देखो ये साइन बोर्ड क्या दिखला रहा है कि आगे मोड़ है भैया, सावधान हो जाइए। अच्छा मोड़ हो तो क्या करना चाहिए? वेलोसिटी को कम कर देना चाहिए, ज़्यादा करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा पक्का। नए नए लड़के जो बाइक चलाना सीखते हैं ना, वो सीधा रास्ता में खूब मजे से चलाएगा, उसको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम एक्सीलेटर मारा एकदम चला, बैलेंस तो अपना बना हुआ है, सीधा में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे करके कटा रहा है, एकदम हीरोपंती दिखला रहा मजे से। लेकिन तो पहली बार अगर मोड़ से उसका सामना हो तो वहीं जाके वो टकराया, कोशिश रोड में रहेगा ही नहीं, रोड के बाहर फेंका जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है नहीं फिजिक्स, इसलिए थोड़ा बहुत जरूरी है, जो नहीं पढ़ा उसको भी थोड़ा बहुत फिजिक्स आना चाहिए ताकि ये सब चीज़ से बच जाए। हम बहुत सारे लड़के को ऐसा सुनते हैं, 15-16 साल का लड़का बोले कहाँ एक्सीडेंट हुआ, बोले एक मोड़ आया था, हम समझ गए कि उसका वही गलती क्या होगा, 60 का स्पीड से जा रहा होगा और वही स्पीड से वो टर्निंग लिया होगा। तो जो बाइक चलाता है उस चीज़ को ध्यान में रखना कि जहाँ पर टर्निंग आए वहाँ पर जितना हो सके अपना वेलोसिटी को कम करो, जहाँ तक बैलेंस तुम बना सको। बाकी बात तुम अगर राइडर है तो तुम उसको झुका के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर सिंपल सा नॉर्मल सा हम लोग जैसे चलाने वाला है तो अगर 60 का स्पीड से जा रहा है तो 40 कर दो, 50 कर दो। मोड़ के पर डिपेंड करता है, जितना तीखा मोड़ होगा उतना कम तुम्हें वेलोसिटी करना पड़ेगा। मोड़ अगर दूर से ऐसा है तो तुम वही वेलोसिटी से जा सकता है। साथ ही साथ बाइक को थोड़ा सा टिल्ट अगर कर देगा ना, झुका देगा ना, तो तुम बच सकता है। रेसर को देखा है, रेसर जहाँ पर मोड़ आता है, जहाँ पर टर्निंग उसका तो बहुत शार्प टर्निंग होता है, पूरा एकदम झुका देता है ना, पूरा एकदम सटा देता है ना नीचे में, उसका एकदम घुटना जो होता है वो जमीन के साथ रगड़ खाता है, स्पार्क करने लगता है, इतना करना। अगर वो सीधा जाए तो कभी वो नहीं मुड़ पाएगा, वो अगर जो सीधा जाना चाहेगा तो रोड में रहेगा ना, रोड के एकदम बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में क्लास 11 में जब हम वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को दोबारा वहाँ पर जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इससे रिगार्डिंग। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो रास्ते में एक मोड़ आ गया, साइन बोर्ड दिखला रहा है ना, किसका साइन है? टर्निंग का साइन है। चलो तो बस जैसे ही उस टर्निंग से क्रॉस करेगी तो इसके अंदर में बैठने वाले इतने भी पैसेंजर देखो एक तरफ का झटका महसूस कर रहे हैं, है ना। बस मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, आगे नहीं है कि अपना सीट का एक तरफ वो झटका महसूस कर रहा। देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, देखो क्या हुआ, बस मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, बस जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ा। बस किधर टर्निंग ले रहा? लेफ्ट किधर है? इसका लेफ्ट किधर? उधर है। ठीक है, देखो इधर घुमा रहा, लेकिन वो व्यक्ति किधर झटका महसूस किया है? दाएं तरफ, है ना। तो बस टर्निंग ले रहा उधर और बाकी सभी इधर की तरफ। देखो इन लोगों का भी सिर हल्का सा इधर झुका हुआ लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो तो ऐसा इसलिए होता है कि जिसको हम बताएं अभी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में कि कोई भी वस्तु जिस दिशा में गति कर रहा है वो उसी दिशा को मेंटेन करता है। मतलब सीधी अगर जा रही है तो चाहेगी कि हम सीधे ही जाएं, कोई हमको मोड़ने वाला ना हो।
ठीक है। तो नॉर्मल साइकिल में भी तुम इस चीज को महसूस कर सकता है, साइकिल भी को भी चलाओ तो तुम यहाँ टर्निंग वो तेजी से पार करो तो तुम्हारे अंदर में वो उचित फोर्स जरूर लगने वाला है, ठीक है। तो बस के अंदर जितने भी सवारी थे, ड्राइवर भी था, सब सीधे में जा रहे थे, तो बस तो अचानक मुड़ गया, तो बस का पहिया मुड़ गया, लेकिन हमारा जो शरीर का ऊपरी पार्ट है वो तो नहीं मुड़ रहा ना, वो तो वही डायरेक्शन मेंटेन करना चाहेगा। हम सीधा है तो सीधे ही जाना चाहेंगे। मुड़ने के कारण क्या हुआ, रीजन यही हुआ कि हमारा बॉडी अपर पार्ट जो है वही डायरेक्शन को बनाए हुए रखना चाहता है, इसलिए हम एक तरफ महसूस करते हैं फोर्स, बाकी हमारा शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ घूम जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि हमारा 3 प्रकार का जड़त्व होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको हम विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गतिमान अवस्था का जड़त्व। और तीसरा दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो जड़त्व क्या हुआ कि किसी भी वस्तु का वह प्रवृत्ति, वह टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट अपोजेस इट्स पोजीशन, द पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ मोशन और पोजीशन ऑफ डायरेक्शन, अपने वो पोजीशन को, अपना वो स्थिति को एक जैसा रखना चाहता है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इससे कुछ और चीज देखते हैं, वीडियो में सब चीज हो गया है, एक दो फोटो देखते हैं जो कि हमें हेल्प करता है इनर्शिया। तो इस तस्वीर के द्वारा हम समझने वाले हैं कि एक्सीडेंट कैसे हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण नुकसान कैसे हमें पहुंच जाता है, ठीक है। तो कोई भी मूविंग बॉडी अगर गतिमान अवस्था में है तो एक्सीडेंट कब होता है, अचानक ही होता है ना। अगर पहले से मालूम हो तो एक्सीडेंट कम चांसेस होता है, अचानक से हो जाता है। जैसे कार चला रहा है, अचानक से उधर से दूसरी तरफ से रोड था और आ गया ट्रक, तो क्या होगा, सीधे उसको मार देगा, है ना। तो जो और अचानक से सामने कुछ कोई व्यक्ति आ जाए, जानवर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक मारते तेजी से। कार भी अगर चला रहा हो तो हम तेजी से ब्रेक मारते हैं। अब सोचो कोई बाइक या कोई कार 80-90 की स्पीड में जा रहा हो और अचानक से हम ब्रेक मारे, तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम करेगा। हम जब ब्रेक मारते हैं तो हमारा पूरा जो है बॉडी बाइक के साथ मोशन में रहता है, यानी अगर बाइक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा तो हमारा बॉडी भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। ब्रेक हम मार दिए तो गाड़ी का पहिया तो रुक गया, लेकिन हमारा बॉडी मोशन में रहेगा, है ना। तो हमारा बॉडी चाहेगा कि हम आगे की तरफ मोशन करते रहें, तो हम आगे की तरफ फोर्स महसूस करते हैं। तो गाड़ियों को इसी से बचाने के लिए उसके में दिया जाता है सोकर, तो कुछ हद तक सोकर उसको रोक लेता है ना। देखा होगा सामने में दो इस तरह से रहता है, कल हम दिखाएं थे उसको बाहर में, तो सोकर वो क्या होता है, सोकर में स्प्रिंग होता है, फोर्स को महसूस करके झुक जाता है। वो कुछ हद तक सेफ्टी के लिए सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड हो और बहुत तेज़ी से ब्रेक मारा जाए तब वो नहीं बचा पाएगा, तो तुम गिरेगा पक्का, बैलेंस गड़बड़ाएगा और दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार में क्या होता है, क्यों कोई लोग अचानक ब्रेक मारने पर कार के शीशा को तोड़कर बाहर वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि अगर कोई कार बहुत ही हाई स्पीड से जा रहा हो 80-90 किलोमीटर के स्पीड से और सामने कोई चीज़ आ जाए, तो वो या तो ब्रेक के कारण रुकेगा या फिर टक्कर मारने के कारण रुकेगा, रुकने का कोई रीजन है ना। तो जैसे ही रुका तो कार जो है, कार तो रुक गई, अचानक से इसका वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन हमारा बॉडी जो है इसके साथ, मान लो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा था, तो हमारा बॉडी तो वही मोशन में है ना। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, यानी हमारा बॉडी जो है उसके साथ गति करता हुआ रहना चाहेगा कि हम गति करते रहे, इसलिए क्या होगा, वो अपना सीट से स्कीड हो जाएगा, अपना सीट से आगे की तरफ मोशन में आ जाएगा। और सामने में जो डैशबोर्ड लगा है या जो उसका स्टीयरिंग लगा, उसे टकरा सकता है या उसे बाहर निकल सकता है। कई बार ऐसा होता है, इतना तेजी से होता है कि वह इंसान शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाता है, काफ़ी बार दुर्घटना हो सकती है, बहुत किसी की मौत भी हो जाती है ना। इसलिए इससे बचने के लिए गाड़ी में एक सेफ्टी के लिए सुरक्षा बेल्ट दिया जाता है, एक बेल्ट लगाया जाता है जिसको हम सीट बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो सीट बेल्ट देने का क्या रीजन है कि जब भी ऐसा हो तो सीट बेल्ट होता है रबड़ का, वो हमारा बॉडी को सीट के साथ बांध कर रखता है, ताकि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, तो हमारा बॉडी सुरक्षित रहे। उसके अलावा गाड़ियों में दिया जाता है एक एयर बैग्स, जैसे एक्सीडेंट होता है तो एयर, उसमें एयर भरा जाता है उस बैग में, और वो बैग खुल जाता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो क्या होगा, अरमान, यह है एक फल वाला
हो तो वो विराम अवस्था में रहती है, उसे फल में भी जो है विराम अवस्था में रहता है। लेकिन जब शैतान बच्चे जाकर उसको हिलाते हैं, जैसे कि अरमान पेड़ तोड़ता है, तो क्या होता है, जैसे ही हम पेड़ को हिलाते हैं तो उसके फल झड़ने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या रीज़न हुआ कि जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो पूरा जो है आ गया वो मोशन में, पूरा जो पेड़ है या डाली वो मोशन में आ गया, लेकिन फल जो है अपनी जगह में रुका हुआ रहना चाहे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में वो चाह के हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में विराम अवस्था में रहे। इसलिए क्या होता है कि वह टूट के गिर जाता है और पेड़ उसका हिलने लगता है, उसके साथ पत्तियां भी गिर जाती है, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन की कई सारे एग्जाम्पल्स है, इसके द्वारा हम अपने डेली लाइफ को समझ सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि लड़कियां अगर कपड़े को सुखाने जाती है तो उसको 2 बार इसकर जरूर झाड़ती है, उसके बाद उसको पसार देती है। तो झाड़ने से क्या फ़ायदा होता है, लड़कियां खुद बताएगी क्या फ़ायदा होता है मदीहा, पानी उसे निकल जाता है। तो क्यों होता है, तो यहाँ भी लग जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था का जड़ा। तो जैसे ही कपड़ा को इस तरह से जोर से झटका मारा जाता है तो कपड़ा का रेशा जो है वो पूरा मोशन में आएगा, लेकिन उसके अंदर में जो जल की बूंदें हैं वो चाहता है कि मेरे अंदर में कोई परिवर्तन ना आए, वो रुका हुआ रहना चाहता है, ठीक है। तो कपड़ा आ जाता है गति में, बूंद वहीं रुका रहना चाहता है। जैसे मान लो यहाँ पर बूंद है, कपड़ा बूंद यहीं पर रहेगा, कपड़ा तो नीचे आएगा, तो इसलिए बूंद उससे बाहर निकल जाती है और झड़ जाती है। उसी तरह हम धूल को भी झाड़ते हैं, ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन लगता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगता है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं, 5-10 मिनट टाइम है, उसको भी करके दिखा देते हैं, ठीक है।